आज की ये कहानी मेरी भी है और आपकी भी, आपके वालिद की भी है, आपके भाई की भी है, आपके दादा की भी है और दादी की भी। मेरे भाई, ये कहानी है नस्लों की, जो नस्लों से ही चली आ रही है। और ये कहानी शुरू होती है आपके अपने घर से, जहां सब मिल बांट कर रहते हैं। सबके पास एक ही दिमाग है, लेकिन सबकी ही अलग अलग सोचें हैं। जो आपके लिए सही है उसे आपके वालिदैन क्यों गलत समझते हैं? जिसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं उनके लिए बदतमीजी क्यों है? जो आपके लिए फैशन है उनके लिए बेढंगापन क्यों? और जो आपके लिए जिंदगी, उनके लिए सिर्फ केओस, भाग दौड़ और एक रेस क्यों है? चलो एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। हाँ भाई, तमीज वमीज बिल्कुल भूल गए हो। मोबाइल में लगे हुए चले जा रहे हो। ये नहीं दिख रहा कोई बड़ा बैठा हुआ है, रुक कर सलाम कर लें। सॉरी रिजवी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर इधर आफरीन जी बेटा, दिख नहीं रहा? बड़े बड़े बैठे हुए आते जाते सलाम करने की तौफीक नहीं होती तुम्हें? कहाँ लिखा है कि छोटे ही बड़ों को सलाम करें? जो पहले देखे वो भी तो सलाम कर सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन इसमें गलती क्या थी, क्या आप जानते हैं? ये वाला सवाल, यही वाला सवाल है सबसे खतरनाक मेरे भाई, क्योंकि ये वाली गलती आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये गलती नहीं, एक खला है, एक गैप है, जनरेशनल गैप। आज हमारे सुकून की जगह गैप है, जिम्मेदारियों की जगह गैप है, अंडरस्टैंडिंग की जगह गैप है और रिश्तों में भी नेगेटिव किस्म का गैप है। ये एक ऐसा फासला है मेरे दोस्त, एक ऐसा गैप है जिसमें हम और हमारे बड़े दोनों ही लेट इट गो कहकर टालते हुए नजर आते हैं। भाई ये किसी हद तक तो ठीक भी है, लेकिन अब ये एक सिंड्रोम बनकर सामने आ रहा है। ये हमेशा से है, लेकिन पहले लोग बोलते नहीं थे। आज की जनरेशन बोलती है, बोलने का उसको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। कोई सुने ना सुने वो बोल सकते हैं। ये फर्क अब नस्लों से नस्लों तक मुंतकिल हो रहा है और नतीजा पता है क्या है? भाई नतीजा देखना है तो अपने छोटों को देख लें। हमारी नई नस्ल यानी कि जेन अल्फा, वो तो डांटते पहले और बात बाद में करते हैं। और फिर है हमारी जनरेशन बीटा, हैं तो वो 1 और 1.5 साल के नन्हे मासूम बच्चे, लेकिन अभी से ही ये बच्चे अपने बड़ों पर गालिब आने की कोशिश करते हैं। तो आगे क्या होगा? अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए मेरे भाई, इस चेन को यहीं टूटना चाहिए और इस नेगेटिव गैप को फिल होना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और नहीं समझा, तो आपके लिए भी खतरनाक किस्म का नस्ली सिंड्रोम मुस्तकबिल में इंतजार कर रहा है। इसको मैं अजीम मजलूम सिंड्रोम कहती हूँ। वो जो उन्होंने जुल्म सहा, अब वो ये समझती है कि मैं बहुत मजलूम था इसलिए मैं अजीम हूँ। हमारे जनरेशन को हर जनरेशन की तरह ऐसा महसूस होता है हमारे वालिदैन पीछे रह गए। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को कैरी कर रहे हैं जो पुराने जमाने के हिसाब से थी। जो उन्होंने सीखा वही वैल्यूज वो अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज समझ के देना चाह रहे हैं। जमाने के हिसाब से जरूरियात चेंज होती हैं, हर जमाना मुख्तलिफ होता है, उसमें कुछ चीजें वर्क करती हैं, कुछ चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं जो पहले बहुत अच्छे से काम करती थी, अब वो नहीं कर रही। आपको वो लफ्ज याद है जो आपने इंट्रो में सुना था, अजीम मजलूम सिंड्रोम? ये सिंड्रोम सिर्फ बड़ों में ही नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद चारों ही नस्लों में मौजूद है। हमारे बड़े जेन एक्स और बेबी बूमर्स हैं, वो अजीम बनकर इज्जत करवाना चाहते हैं। मिलेनियल्स की अक्सरियत और उनके साथ कुछ जेनजी भी वाकई मजलूम बन जाते हैं। प्रमोशन चाहिए तो काम नहीं मसले बताते हैं, टीचर से अच्छे मार्क्स चाहिए तो कहते हैं ग्रुप ने ताउन नहीं किया, मैंने काम अकेले ही किया। और बाकी के जेनजी भले ही इस चेन को तोड़ते हुए नजर आते हैं, मगर भाई वो तरीका गलत अपनाते हैं। वो फासला मिटाते नहीं, फासला बनाते हैं। और यही फासला वो गैप है जो आज का सबसे बड़ा मसला है। जब वालिदैन ये समझ लेते हैं कि हम ही सही हैं हर मामले में, ये सोचे बगैर कि जरूरी नहीं है कि हर बार हम सही या गलत हो, हम लोग कभी कभी सिर्फ अलग भी हो सकते हैं। भाई नस्लों के दरमियान एक गैप तो होता ही है, अंडरस्टूड सी बात है, मगर ये वाला गैप नेगेटिव है। तो ये आखिर कैसे बन गया? पहले हमारे पास सोशलाइजेशन के जो एजेंट होते थे, जो हमें बताते थे कि हमें क्या करना है, हमारे पास होते थे मदरसा, स्कूल, हमारे वालिदैन। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया, वहाँ से सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ के स्कूल सिस्टम, वहाँ की आइडियोलॉजीज, वहाँ पे माशरे में हमारा बच्चा जब मुकाबला करता है और वो ये सोचता है कि अगर कोई कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है तो वहाँ की कल्चरल वैल्यूज ही ज़्यादा सबसे अच्छी हैं। तो अब हम उस कल्चर को यहाँ पे जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम आधे तीतर और आधे बटेर बन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 4 नस्लें आ गई, लेकिन हमने इस फर्क को ऐसे ही कैरी किया और लेकर आगे चलते रहे। मेरे दोस्त, अब गौर करने वाली बात है, गौर से सुने। ये एक फैक्ट है कि जेन जी सबसे पहले खुद का ही सोचती है। अगर आप भी वही हैं तो गौर से सुने कि आपको क्या करना है। अरे भाई, कोई काम नहीं कह रहा,
आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है। हाँ, दूसरा काम ये हो सकता है कि अपने वालिदैन को मेरी ये वाली वीडियो दिखानी है, क्योंकि उनके ही दौर से ये सोच चली आ रही है। उन्होंने या उनके सामने दूसरों ने जुल्म सहा है, ट्रॉमास में रहे हैं, इसीलिए उनका ये मानना है कि उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, वो भले ही इज्जत अफजाई वाले काम करें या ना करें। दोस्त, ये सोच उनका कसूर नहीं है, उनका जुर्म भी नहीं है, ये आपको समझना है। उनके दौर में ऐसा ही होता था, वो बस अब तक शायद उसी दौर में जी रहे हैं। और हमारे इस दौर की बात की जाए, इस दौर में यानी हमने नई नस्ल ने इज्जत के बारे में क्या पाया कि इज्जत कमाई जाती है। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, ये हमारी आइडियोलॉजी जो चेंज हुई है ना, अगर ये बड़े लोग अपनी आइडियोलॉजी को नहीं चेंज करते, नहीं भी चेंज करें, एटलीस्ट ये समझे कि आज का बच्चा जिस हिसाब से सोच रहा है वो उसके ज़माने के हिसाब से वैलिड और कॉमन है। ये बात बहुत मामूली सी है, तो फिर हम उन्हें समझा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बोलने से लेकर समझने तक मेरे भाई हर चीज में एक गैप है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अगर ज़्यादा कमाने लग जाएं और ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट हो जाएं, क्योंकि आपको पता है एआई का दौर है, तो अब जो एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, उससे जो है हमारा माइंडसेट भी चेंज हो गया है। तो अब हम समझते हैं कि हम जो हैं वो ज़्यादा मतलब अपने फादर से ज़्यादा हम सुपीरियर हैं। आप खुद बताएं कि क्या आपकी अपने वालिदैन से ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उनके पास बैठ गए हैं और ये वीडियो उन्हें दिखा रहे हैं? नहीं भाई, पहले आप खुद देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और फिर फोकस स्पैन में तो आप पहले ही हार गए हैं जेनजी। क्या आप जनरेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं जीतना चाहते? अब आप कहेंगे कि भाई इसने तो कहा था कि कोई काम नहीं करना, हमें तो बस ताउन करना है, कोऑपरेट करना है। तो करें ताउन, रोकें वीडियो को यहीं और अपने वालिदैन के साथ जाकर बैठें और फिर इसे प्ले करें। हमारे जो पिछली जनरेशन से उनको लगता है, मदर का जुमला ये होता है, मैं पूरा घर संभाल लेती थी, मैं छोटे भाइयों को भी देखती थी, मैं आगे से बोलती भी नहीं थी, आपको अवेयरनेस नहीं थी अपने राइट्स की। आज के बच्चों को अपने राइट्स पता है। इस दौर की जनरेशन हर महाज में और हर चीज में अपने बड़ों से और अब तक की तमाम नस्लों से बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ एक लफ्ज इन पर एक बुरे धब्बे की तरह दिखाई देता है, और वो लफ्ज है फर्क। वो भी दो नस्लों के दरमियान का फर्क। एक तरफ है बेबी बूमर्स और जेन एक्स, दूसरी जानिब है जेन जी और जेन अल्फा, जबकि हम मिलेनियल्स कभी इनके साथ हैं तो कभी उनके साथ। इन चार जनरेशन्स के दरमियान का फर्क आपके लिए शायद बस उम्र का ही फर्क हो, लेकिन भाई ये आपकी पोजीशन, आपके बिहेवियर, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब मिलाकर आपको दूसरों से अलग यानी कि मुख्तलिफ कर देता है। इतना मुख्तलिफ मेरे दोस्त कि आप अपना ही एक अलग माशरा, एक छोटी सी अलग दुनिया बना लेते हैं। जानते हैं इससे क्या होता है? कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ जरा रुकें और सोचें कि अगर आपका अपने वालिदैन के साथ कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा? आप शायद उसे महसूस भी नहीं कर सकेंगे दोस्त, और वो शायद आपको अपने मुंह से कभी बता नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप पहले से ही एक केओटिक लाइफ जी रहे हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी। वो बस इस एहसास को शायद अंदर ही अंदर दबाते रहेंगे, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। एक लॉन्ग टर्म टॉर्चर भी हो सकता है जो आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। अगर डेथ नहीं हो रही तो वो उस पेन को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है और आप तमाम ही बड़े और छोटे किसी ना किसी वक्त मिल बैठते हैं, अगर कोई मसला भी हो तो वो लेवल पर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोस्त, इसका ताल्लुक एतमाद और भरोसे से होता है। आपके दरमियान उस गैप में अब बेएतमादी अपनी जगह बना रही है, और जब एतमाद या भरोसा टूटता है तो एक घर जिसमें चाहे सब एक साथ रहते हों, उसमें सोचों के अलग अलग जजीरे बन जाते हैं। चले दिखाता हूं कि पाकिस्तान में ये जनरेशनल गैप किस तरह से एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून माशरे पर एक तहकीक हुई और साबित ये हुआ कि टेक्नोलॉजी, कल्चरल चेंज और कम्युनिकेशन का फर्क इस गैप की बुनियादी वजह है। फिर मुल्तान की इस रिसर्च को देखें। इसमें 202 वालिदैन और 410 नौजवानों को बुलाया गया। इन सब से एक ही सवाल किया गया, जिसका जवाब सब ने ही अलग अलग दिया, और रिजल्ट 50.3% केसेस में इस गैप की असल वजह सामने आई कि आजकल के माँ बाप बच्चों को अटेंशन नहीं देते। क्या ये बात सही है? और ये भी मालूम हुआ कि यही वालिदैन अपने बच्चों के साथ इमोशनली तौर पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा 44.2% को तो सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ पाते हैं। जब इंसान अपनी तरक्की में लगा हुआ होता है और वो अपने लोगों से कट के रह रहा होता है, जरा सी अगर आपने भूल चूक कर दी, जरा सा आप पीछे रह गए, आप बहुत पीछे रह जाते हैं। आपने आगे निकलना होता है, क्योंकि सभी लोग आगे निकल होते हैं। एक दौड़ है जिसमें सबको दौड़ना पड़ता है। उस चक्कर में हम बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे। बच्चों का कसूर नहीं हो सकता इस चीज में, ये हमारा ही कसूर है एज अ वालिदैन। अब आज की नस्ल की बात करें तो इसी फर्क के साथ हमारी नई नस्ल रोजाना सरवाइव कर रही है। यही वो नस्ल है जो दफ्तर में मालिक भी है और मुलाजिम भी, क्लासरूम में एक उस्ताद भी है और शागिर्द भी,
और जब एक 60 साल का टीचर जो पिछले 30 साल से पढ़ा रहा है वो आज के जेनजी को किसी यंग लड़के लड़की को पढ़ाते हुए देखता है तो उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि तुम लोग तो जरा सी मुश्किल आते ही सीधा एआई से पूछने लगते हो। तो भाई इसमें गलत क्या है? गैलप अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम ही सर्वेस करना है। मेरे दोस्त ये मसला वाकई बड़ा था जब तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने तहकीक की और इस तहकीक के बाद सामने आया कि 25 से 54% जेनजी स्टूडेंट्स, जेनजी तलबा खुद मानते हैं कि उनका स्कूल उन्हें बिजी रखने में नाकाम हो चुका है। अब अगर ऑफिसेस का चक्कर लगाएं तो वहां भी इस जनरेशनल गैप ने 75% मैनेजर्स को अच्छा खासा कंफ्यूज कर रखा है। मेरे भाई 75% मैनेजर्स ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर एक जेनजी एम्प्लॉय उनकी कंपनी से चाहता क्या है। मगर अपने ही कराची की एक रिसर्च से मालूम हुआ कि जेनजी एम्प्लॉय का ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल ही उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज है। तनख्वाह से भी ज्यादा अजीज उसे करियर में आगे बढ़ने की फिक्र है। फर्क ये भी होता है मगर ये पॉजिटिव फर्क है। तो मेरे भाई अब सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए? सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी उसके ख़ानदान के लोग हैं, उसके नेबरहुड के लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा मीडिया, उसके अलावा रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सारे हमारे पास सोशल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में ये सारे लोग आते हैं। उन्होंने इस ट्रॉमा को जनरेशनल ट्रॉमा बना दिया जिसको रोक रही है जनरेशन Z, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ट्रॉमाटाइज तो आज की जनरेशन भी हो रही है। यहाँ पे भी बहुत सारे कोविड रिलेटेड और बहुत सारे आज हमारे पास न्यूज़ ज़्यादा आ रही है पूरी दुनिया की। ईरान में ये हो गया, यूक्रेन में ऐसा हो गया, World War 3 होने वाली है। तो मेंटली वो भी ट्रॉमा में है लेकिन उसको डील करते हैं वो मीम से हंस के। मेरे भाई यकीन करें कि अगर ये मसला एक केस की शक्ल में कोर्ट चला जाए तो हमारा पूरा का पूरा माशरा ही कटहरे में खड़ा हो जाए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइकल ब्रॉटर कहते हैं हर नस्ल खुद को पिछली नस्ल से ज्यादा अक्लमंद समझती है और यही एहसास बर्तरी ऐसा ना दिखने वाला मुखालिफ भूत बना देता है, एक ऑपोजिट घोस्ट पैदा कर देता है जिससे हर नस्ल खुद को बचाती और डरती दिखाई देती है। जब बच्चे हमारे लिए कुछ करना भी चाहते हैं, अरे छोड़ दो बेटा कोई मसला नहीं है, अरे हम खुद कर लेंगे, फिर कहते हैं बच्चा करता नहीं है। फादर से बच्चा कहता है मैं कमाना चाहता हूँ, नहीं अभी तुम छोटे हो तो हम हैं, हम कर लेंगे। बच्चे ने ये सुन लिया ना, अब वो छुप के काम कर रहे। तो आपने खुद उस बैरियर को खुद ही अपने आप को मजलूम बनाया, ये सोचा कि मैं अजीम बनूं, हालांकि दूसरे ने आपसे नहीं कहा था। अब एक अजीब और दिलचस्प वाला फैक्ट, साल 2000 में एक एवरेज इंसान का फोकस स्पैन सिर्फ 12 सेकंड था, फिर 2015 तक 8.25 सेकंड रह गया। अब बताएं क्या आप भी किसी चीज से बहुत ज्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं? अगर स्पेसिफिकली जेनजी की बात करूं तो आज उनका फोकस स्पैन सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड बचा है, यानी कि एक गोल्ड फिश से भी कम। एक मशहूर माहिर नफ्सियात ज़ाटुंगे ने अपनी किताब आई जिन में लिखा कि स्मार्टफोन की नस्ल हर लिहाज से पिछली नस्लों से मुख्तलिफ है और ये फर्क दिहाइयों में नहीं सिर्फ चंद बरसों में पैदा हुआ है। यानी कि नस्लों का फर्क पहले 10-10, 12-12, 15-15 साल या 20-20 साल में आता था और ये वाली नस्ल का फर्क सिर्फ चंद सालों में। जबकि पाकिस्तान में ये स्पीड मजीद तेज होने वाली है मेरे दोस्त। 2025 के आखिर तक मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 11 करोड़ 70 लाख से भी ऊपर चली गई है। मेरे दोस्त ये हमारी कुल आबादी का 45.6% हिस्सा बनता है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर अभी 13 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन 2030 तक जानते हैं कितने यूजर्स होंगे? तकरीबन 26 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने की पेशन गोई है। आज का बच्चा एक ऐसी बात कह देता है जो वो मीडिया से सुनता है कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, हमने कहा था पैदा करो। ये सोच उनके ज़माने में आती नहीं थी। अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कुछ करते रहे, हमारे नज़दीक बर्दाश्त, कुर्बानी वगैरह सबसे अच्छी चीज़ थी। आज का बच्चा कहता है मैं खुद को सेफ क्यों ना करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नस्ली खला, ये जो जनरेशनल गैप हमें आज एक घर में नजर आता है वो अगले 5 सालों में पूरे ही मुल्क का सबसे बड़ा मसला बनने जा रहा है। हमारी नई नस्ल समझदार है, जिम्मेदार है, लेकिन मसला ये है कि वालिदैन उन्हें वैसा नहीं समझते जैसे वो हैं। उन्होंने जो है इस तरह से सोचा कि मैं जो है इन पे डिपेंड होऊंगा ही नहीं, क्योंकि उनको थ्रेट महसूस हो रहा था। क्योंकि ये थ्रेट इस तरह का महसूस हो रहा था कि मतलब ये बच्चे जो है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे आगे चल के। हालांकि 4 बेटे हैं लेकिन वो 4 बेटे सपोर्ट नहीं करेंगे कि भाई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह की इनकी हरकतें हैं कि लेट नाइट आना और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, सुबह देर तक जो है वो सोना और चाय के होटलों पे बैठना, सिगरेट पीना, तो ये सारे जो अवामिल उन्होंने देखे तो उसके बाद उन्होंने यही अक्स किया कि मैं कोई अपना अटेंडेंट बनूंगा अपने बुढ़ापे में। अजीम मजलूम सिंड्रोम, वो नफ्सियाती हालत जहां तकलीफ को तमगा बना लिया जाता है और मोहब्बत को खामोशी से अदा किया जाता है। वैसे नफ्सियात की ज़बान में इसका एक संजीदा नाम भी है, यानी कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा।
यानी नस्लों से नस्लों में मुंतकिल होने वाला एक सदमा मेरे दोस्त। और जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस जनरेशनल ट्रॉमा पर काम किया तो वो हैरान हो गए। उनके सामने आया हुआ कि ये वो जख्म है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में रवैयों, परवरिश के अंदाज, जज्बाती रद्द अमल के जरिए मुंतकिल हुआ चला जा रहा है। हालांकि उस नस्ल ने ये ट्रॉमा खुद झेला भी नहीं था। यानी कि जेनजी ने जो चीज़ें नहीं देखी उन्हें जनरेशन की तरफ से मिल रही हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो जिस बाप ने सख्ती देखी उस बाप ने अपनी औलादों पर लाशऊरी तौर पर भी सख्ती की और उन औलादों ने अपने बच्चों पर। हालांकि बाप को तो यकीन था कि वो तरबियत दे रहा है, दरअसल वो एक जख्म दे रहा था। पुरानी जनरेशन थी वो ये सोचती थी कि मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ बच्चे पे तो मैं उसकी तरबियत के लिए कर रहा हूँ। कभी कभी वो उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर देते थे। अब जब उसको सोशल मीडिया से, किताबों से, यूनिवर्सिटी से पता चलता है ये तो मेरे साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, इस चीज़ को समझे बगैर कि वो फादर वगैरह इस तरह से इस चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे थे, उनको हेल्प की ज़रूरत थी जो उनको नहीं मिली। अभी हम उनको हेल्प दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कम्युनिकेशन गैप हमेशा बड़े को ही दूर करना होता है। बच्चा गलती करता है ये उसका मार्जिन होता है, बड़े ने गाइड करके लेके चलना होता है, बड़ा दिल करके। अब अगर कंक्लूड करूं तो यहाँ फर्द और माशरा दोनों ही एक गलती के अलग अलग किरदार बन गए हैं। फर्द ने खानदान का निजाम खुद तोड़ा और उसकी जगह कुछ नहीं रखा, और माशरे ने दादी, नानी, मामू, मोहल्ला इन सब किरदारों को पैसों की दौड़ में टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि वो तो आपके बच्चों को मुफ्त में तरबियत दिया करते थे, पैसे तो बचते थे दोस्त। जानते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी से ये जनरेशनल गैप खत्म ना हुआ तो क्या होगा? अगर हमें इसको कम करना है, कम्युनिकेशन गैप को, इंटरेक्शन गैप को, इसके लिए कदम उठाना। अगर आप ट्रॉमेटाइज हैं, आपने इस चीज़ को मान लिया, समझ लिया कि आप ये चीज़ फेस कर रहे थे, देन अपने आपको हील करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके वॉन्ड से दूसरा बंदा वॉन्डेड ना हो जाए। ये ना हो कि आप अपने ट्रामा को जनरेशनल ट्रामा बना दें, इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी सोचना चाहिए जो बूमर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं जो ओल्ड एज के हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो अब हमारे जो जनरेशन है, जेन ज़ी है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। उनके अपने गोल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन एक हद तक उनको भी चेंज होना चाहिए और थोड़ा सा उनको भी मॉडिफाई होना चाहिए। तो जब मेरे ख्याल में गाड़ी चलेगी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, क्योंकि अगर ये चेन ना टूटी तो तहकीक बताती है कि नतीजा भयानक तरीन होगा। 19 ममालिक के 70% बालिग अफराद तो पहले ही मान चुके हैं कि अगली नस्ल उनसे ज़्यादा माली तौर पर बदहाल होने वाली है, जबकि 2 नस्लें तो हमारी अभी शुरू ही नहीं हुई। जनरेशन अल्फा के 40% बच्चों के हाथ में 2 साल की उम्र तक टैबलेट आ जाता है, 58% के पास 4 साल की उम्र में आ जाता है, और इनके बाद आने वाली जो जनरेशन होगी बीटा, वो तो सीधा AI की गोद में आँख खोल रही है। अगर आज की नस्ल ने, जिसमें बड़े भी शामिल हैं और बच्चे भी, इन सब ने मिलकर इस जनरेशनल गैप को फिल नहीं किया, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर ये मसला हमारी जेन ज़ी की औलाद तक आसानी से पहुंच जाएगा और उससे आगे भी अगली नस्लों में खुद ब खुद मुंतकिल होता रहेगा। तो दोस्त, फैसला अब आपका है, हमारे बड़ों और छोटों का। तो अगर आप बड़े हैं तो प्लीज़ अपने ज़मानों में लगे हुए ज़ख्मों को पहचानिए दोस्त, ताकि वो अगलों में मुंतकिल ना हो। घर की सतह पर कभी छोटों को भी बोलने दीजिए, बगैर इस डर के कि सवाल बेअदबी बन जाएगा। और माशरती सतह पर वो किरदार वापस लाइए जो कभी मुफ्त में तरबियत दिया करते थे। हमारे अपने ही बड़ों के और हमारे दरमियान मौजूद ये गैप और ये फ़र्क कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन जुर्म ये ज़रूर है कि फ़र्क को खामोशी से अपना लिया जाए और आगे मुंतकिल भी कर दिया जाए। अगर आज हमारे बड़े और छोटे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बहाल नहीं करेंगे तो कल जेन ज़ी और जेन अल्फा का कोई कंटेंट क्रिएटर किसी अलग ही जदीद तरीके से आपको एक पेचीदा मसला समझा रहा होगा, जिसका नाम होगा जनरेशनल